Hi friends, this is Vipin Bhardwaj and we are continuing with our chapter The Rise of Nationalism in Europe. So friends, earlier हमने क्या जाना था? earlier हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ट्रीटी ऑफ वीना के बारे में, हमने पढ़ा था लिबरल्स के बारे में, व्हाट डज लिबरलिज्म स्टैंड फॉर उसके बारे में भी जाना था। उसके बाद हमने ट्रीटी ऑफ वीना के बारे में जाना कि किस तरह से नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट किया गया। ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड एंड एक कंट्री और था प्रशिया, इन्होंने हराया नेपोलियन को और ट्रीटी ऑफ वीना हुई। ट्रीटी ऑफ वीना का एम क्या था दोस्तों? ट्रीटी ऑफ वीना जो कि 1815 में हुई थी, इसका एम था मोनार्की को रिस्टोर करना, जिसे नेपोलियन ने ओवरथ्रो कर दिया था। और दोस्तों साथ ही यूरोप में एक नया कंजर्वेटिज्म इस्टेब्लिश करना भी इसका एक एम था। हमने ये भी जाना दोस्तों कि ऑटोक्रेटिक रेजिम था जो कि अपनी मर्जी चलाता था। ऑटोक्रेटिक रेजिम कौन सा होता है? जो अपनी मर्जी चलाता है, जो किसी की नहीं सुनता। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, एक ऐसी गवर्नमेंट जो किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करती। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो कंजर्वेटिव क्या थे? कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप इन 1815, देवर ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक जो किसी भी तरीके की क्रिटिसिज्म को बेयर नहीं करते थे, जो अपनी मर्जी चलाते थे। ऑटोक्रेटिक डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड sought to curb activities that question the legitimacy of autocratic government। तो जिन्होंने भी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को चैलेंज किया, उसको सप्रेस कर दिया गया। एंड फ्रेंड्स, सेंसरशिप वाज इम्पोज्ड बाय देम, बट लिबरल्स वर स्टिल टॉकिंग अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशंस आइडिया। क्या किया गया ऑटोक्रेटिक रूल के द्वारा? क्या किया गया कंजर्वेटिव्स के द्वारा? उनके द्वारा सेंसरशिप लागू कर दी गई। सेंसरशिप क्या होती है दोस्तों? कि सरकार के खिलाफ किसी भी तरीके से आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। कोई भी मैगजीन, कोई भी न्यूज़पेपर के अंदर आप सरकारी गतिविधियों को, गवर्नमेंट एक्टिविटीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। यू विल हैव टू टेक परमिशन फर्स्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो फ्रेंड्स, इन लिबरल नेशनलिज्म को जब सप्रेस किया गया तो एक नया ग्रुप पैदा हुआ जिसका नाम था रेवोल्यूशनरीज। So friends, during the years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. Secret societies were set up because secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. तो जब लिबरल्स को दबाया गया तो वो रेवोल्यूशनरीज बने, सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी और इन सीक्रेट सोसाइटीज में रेवोल्यूशनरीज आइडियाज वाले लिबरल नेशनलिज्म को बढ़ावा मिला। रेवोल्यूशनरीज आइडियाज का विचारधारा जो लोग रखते थे उनको ट्रेनिंग दी जाने लगी। और दोस्तों, रेवोल्यूशनरीज एट दिस टाइम meant a commitment to oppose monarchical forms and to fight for liberty and freedom. And most of these revolutionaries also saw the creation of nation states as a necessary part of this struggle for freedom। तो इन रेवोल्यूशनरीज ने किस बात को फील किया? इन्होंने फील किया कि अगर मोनार्कियल गवर्नमेंट को हटाना है तो देश को एक नेशन स्टेट्स बनाना होगा। द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो उन्होंने किस चीज पे जोर दिया? नेशन स्टेट्स पे। नेशन स्टेट्स मीन्स जहां लोगों की कॉमन आइडेंटिटी हो, जहां पे लोगों में नेशनलिज्म हो, जहां पे लोगों के अंदर एक राष्ट्र की भावना हो। तो ऐसे नेशन स्टेट्स की इस्टेब्लिशमेंट पे जोर दिया गया। एंड फ्रेंड्स, इटली का एक पर्सन था जिसका नाम था गैस्पी मैजिनी, who was born in Genova in 1807. He became a member of the secret society of the Carbonari. And friends, he wanted Italy to be a united state. He wanted Italy to be a nationalist state, a big nation, a unified nation. वो इटली को छोटे छोटे टुकड़ों की बजाय एक बड़े राष्ट्र के रूप में, एक बड़े नेशन के रूप में देखना चाहता था। किसकी बात कर रहे हैं हम? गैस्पी मैजिनी की। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ जाता है 3 मार्क्स का, तो इसके बारे में हम आगे और भी जानेंगे गैस्पी मैजिनी के बारे में।
तो रेवोल्यूशनरीज की बात कर रहे हैं हम। तो गैसिब मैजिनी was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. He subsequently founded two more underground societies. तो इस मैजिनी ने जब इसको एग्जाइल कर दिया गया, जब देश से निकाल दिया गया 1831 में, तो इसने क्या किया, इसने हार नहीं मानी दोस्तों, इसने दो और सीक्रेट सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया। और वो कौन कौन सी थी? फर्स्ट थी यंग इटली इन मर्सेई और एंड देन यंग यूरोप इन बर्न। तो इन दोनों सोसाइटीज को उसने इस्टेब्लिश किया। किसने इस्टेब्लिश किया? मैजिनी ने। कई बार 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाता है, सो बी वेरी केयरफुल। सो whose member were like-minded young men from Poland, France, Italy and German states। और इन स्टेट्स के जिन रेवोल्यूशनरीज को देश निकाला दे दिया गया था, ये लोग इन सीक्रेट सोसाइटीज के मेंबर बने। एंड फ्रेंड्स, मैजिनी बिलीव्ड that God has intended nations to be a natural units of mankind. This unification alone could be the basis of Italian liberty. Secret societies were set up in Germany, France, Switzerland and Poland. और इसका कर्ता धर्ता बना मैजिनी। एंड फ्रेंड्स, मैटरनिक ने तो उसको डिस्क्राइब किया एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। तो ये हमने बात की रेवोल्यूशनरीज की दोस्तों। अब बात करते हैं गैसिब मैजिनी के बारे में, कुछ और जानते हैं। इटली का जो एक यंग मैन था जिसने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, ही वॉज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी, played a significant role in promoting the idea of a unified Italian state. And friends, Mazzini believed that nations were the natural units of mankind, so Italy had to be forged into a single unified republic. इटली को वो क्या बनाना चाहता था? मैजिनी इटली को एक यूनिफाइड रिपब्लिक बनाना चाहते थे। इट वॉज नियर अबाउट टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो वो इटली के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना चाहते थे और इटली को एक यूनिफाइड नेशन बनाना चाहते थे। ही वांटेड टू बी द मास्टर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। And friends, during the 1830s, he strived to put together a coherent program for such a unitary Italian republic. And friends, he also set up two secret societies, namely Young Italy and Young Europe. Young Italy उसने किस एरिया में की थी? मर्सेई में। और यंग यूरोप किस एरिया के अंदर इस्टेब्लिश की थी? बर्न में। इस चीज को आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है। तो ये क्वेश्चन कई बार 3 मार्क्स के लिए आ जाता है, सो बी केयरफुल। सो फ्रेंड्स, एज ऑफ रेवोल्यूशन की बात करें तो 1830 से लेकर 1848 तक जो रेवोल्यूशन हुए वो कौन कौन से हुए और उनके रीजंस क्या थे, कॉजेज क्या थे, उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। एज ऑफ रेवोल्यूशन की बात करें तो एज वी नो फ्रेंड्स, एज कंजर्वेटिव रेजिम्स ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर्स, जैसा कि हमने जाना कि ट्रीटी ऑफ वीना के बाद कंजर्वेटिव ने अपनी पावर को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। और इसका इफेक्ट क्या हुआ? लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशन इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप। तो जैसे जैसे कंजर्वेटिव्स ने अपनी पावर को इंक्रीज किया, लिबरलिज्म नेशनलिज्म और भी फैला और इसको रेवोल्यूशन से जोड़कर देखा जाने लगा। और जिन एरियाज में ये फैला, such as Italy, German state, provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland, इन एरियाज में ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज, ये लिबरलिज्म नेशनलिज्म के आइडिया और भी तेजी से फैले। एंड फ्रेंड्स, दीज रेवोल्यूशंस वर लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट। कौन लीड कर रहा था इनको? लिबरल नेशनलिस्ट, हु वर बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलीट, among whom were professors, school teachers, clerks and members of the commercial middle class। और ये कमर्शियल मिडिल क्लास कौन सी थी? अर्लियर हमने जाना कि जो फायदे के लिए, जो बिजनेस पर्पस के लिए इस एरिया के अंदर कूदी थी और जिनका मकसद था ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। ये कमर्शियल मिडिल क्लास मेनली ट्रेडर्स की थी। एंड फ्रेंड्स, द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस
in France in July 1830. कहाँ पर हुआ? फर्स्ट रेवोल्यूशन कहाँ पे हुआ? फ्रांस के अंदर जुलाई 1830 में. The Bourbon kings who had been restored to power during the conservative reaction after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries. तो लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने बोर्बोन डायनेस्टी को अब उखाड़ कर फेंक दिया एंड इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. किस चीज को इंस्टॉल किया? फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को, विद लुई फिलिप एट इट्स हेड. दोस्तों एक बार मेटरनिक ने कहा था, मेटरनिक कौन था दोस्तों? जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था और जिसका वीना की ट्रीटी में बहुत बड़ा हाथ था. इसने एक बार कहा था कि when the France sneezes, the rest of the Europe catches cold. तो क्या कहा था उसने कि अगर फ्रांस को छींक भी आ जाए तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है. तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि फ्रांस के अंदर कोई भी पॉलिटिकल चेंज आता है तो उसका पूरे यूरोप पर इफेक्ट होता है. तो फ्रांस के अंदर जब जुलाई रेवोल्यूशन हुआ उसका पूरे यूरोप पर इफेक्ट हुआ. तो क्या हुआ? द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. तो क्या हुआ? जब फ्रांस के अंदर जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, यहाँ पे ब्रुसेल जो कि बेल्जियम की कैपिटल थी, इसने भी यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अपने आप को अलग करने का रेवोल्यूशन शुरू कर दिया. और दोस्तों an event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. तो अब बात करते हैं ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस की. दोस्तों ग्रीस had been the part of Ottoman Empire since 15th century and the growth of the revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence amongst the Greeks which began in 1821. तो ग्रीस के अंदर फ्रीडम की जो स्ट्रगल थी 1821 से ही स्टार्ट हो गई थी. दोस्तों नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट. किससे सपोर्ट मिली इनको? दे गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर. तो इस तरह से जो ग्रीस रेवोल्यूशनरीज थे उनको उन ग्रीक्स से हेल्प मिली जो देश निकाले फेस कर रहे थे और उन यूरोपियन से हेल्प मिली जो रेवोल्यूशन के समर्थक थे, जो ग्रीक कल्चर से सिंपथी रखते थे. एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? पोएट्स एंड आर्टिस्ट lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire. And friends, the English poet Lord Byron organized funds and later went to fight in the war, where he died of fever in 1824. But finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. तो ग्रीस को इंडिपेंडेंस कब मिली? 1832 में, when it was declared independent nation. So friends, नेशनलिज्म की फीलिंग को सिर्फ रेवोल्यूशंस ने नहीं इरेज किया. नेशनलिज्म की फीलिंग को सिर्फ वार के द्वारा ही नहीं फैलाया गया. इस नेशनलिज्म की फीलिंग को यूरोप के अंदर रोमांटिसिज्म के द्वारा भी फैलाया गया. रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग का बहुत बड़ा रिलेशन है. तो आइए जानते हैं इसके बारे में दोस्तों. द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन. कल्चर played an important role in creating the idea of the nation. Art and poetry, stories and music helped to express and shape nationalist feeling. तो यहाँ पर कल्चर ने बहुत बड़ा योगदान दिया दोस्तों. पोइट्री ने, स्टोरीज ने, म्यूजिक ने भी नेशनलिज्म को फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया. लेट अस लुक एट द रोमांटिसिज्म, जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था. तो रोमांटिसिज्म वाज अ कल्चरल मूवमेंट which sought to develop a particular form of nationalist sentiments. And friends, romantic artists and poets generally criticized the glorification of reason and science and focused instead on emotions, institutions, and mystical feelings. Other romantics
were through folk song, folk poetry and folk dances that the true spirit of the nation. तो नेशनलिज्म की फीलिंग को फोक सॉन्ग के द्वारा, फोक पोइट्री के द्वारा, फोक डांसेस के द्वारा भी फैलाया गया। इस तरह से पूरे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म फैला रोमांटिसिज्म के द्वारा। And friends, national feelings were kept alive through music and languages. Karol Karpinski celebrated the national struggle through his operas and music, turning folk dances like the Polonaise and Mazurka into nationalist symbol. तो यहाँ पे लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग को राइज करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा गया। लैंग्वेज का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। इवन रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। जहां रशियन एम्पायर था या वो जो टेरिटरीज रशियन एम्पायर के इन्फ्लुएंस के अंदर आती थी, वहां पे रशियन लैंग्वेजेस को इम्पोज किया गया, जिससे नेशनलिज्म फैला। And many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national feelings. As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal of preach in Russians. क्योंकि इन क्लर्जी के लोगों ने रशियंस के अंदर प्रीच करने से इनकार कर दिया था, तो उनको क्या किया गया, उनको साइबेरिया भेज दिया गया जेल के अंदर, सो दैट दे कैन बी पनिश्ड सिवियरली। सो फ्रेंड्स, अब टाइम आता है क्वेश्चंस के आंसर देने का। इन क्वेश्चंस के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। हु डिस्क्राइब्ड गैजिप मैजिनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर? Who founded the secret societies Young Italy and Young Europe? And third question है, who imposed the censorship on liberal nationalists to suppress their ideas? Why a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authority? And the last question for you is, when the France sneezes, the rest of the Europe catches cold. फ्रांस को जब छींक आ जाती है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। ये शब्द किसने कहे? आपने इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में दोस्तों। तो तैयार हो जाइए अपने आंसर देने के लिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद एक नए मॉड्यूल के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।